एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले अंश ने माँ सुरभि के पैर छुए तो वे भावुक उठी। उन्होंने देखा ही नहीं था कि अपनी बाइक से पीछे पीछे राजीव भी अंश को सी ऑफ करने के लिए आए थे। वे उन्हें देखकर चौंक पड़ी। अंश ने राजीव के भी पैर छुए और बोला, सर मम्मी का ख्याल रखिएगा। राजीव तुम? वे आश्चर्य से बोली। अंश जा रहा था तो मुझे उसे छोड़ने तो आना ही था। आज वो मेरे साथ गाड़ी में चलना। नहीं, मैं अपनी बाइक से आया हूँ। उनकी निगाहें काफी देर तक अंश का पीछा करती रही। फिर जब वह अंदर चला गया तो अपने युवा बेटे की सफलता की खुशी के साथ साथ उसके बिछुओं का सोचकर आंखें छलछला उठी। वे गाड़ी के अंदर गुमसुम होकर बैठ गई। सूनी आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। घर पहुंची तो गंगा से कॉफी बनाने को कहकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। वह अपने में ही खोई हुई सी थी। तभी गंगा बोली, मैडम कॉफी। वे भूल गई थी कि उन्होंने गंगा से कॉफी के लिए कहा था। वे कप उठा ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। मैं समझ गई थी राजीव के सिवा इस समय भला कौन हो सकता है। गंगा एक कॉफी और बना दो, सुरभि बोली। राजीव जिसने उसके अकेलेपन में, उनके मुश्किल समय में, कहा जाए तो हर कदम पर उनका साथ दिया था, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है। एयरपोर्ट पर आपका उदास चेहरा देखकर अपने को नहीं रोक पाया और बाइक अपने आप इधर मुड़ गई। आज स्कूल नहीं गए? कहाँ खोई हुई हैं आप? आज तो रविवार है, कहकर आदत के अनुसार हंस पड़ा। आज अंश गया है तो मन भर गया है। चलो, तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर लायक बन गया। अब कुछ दिनों में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को बोलेगा, फिर अपनी दुनिया में रम जाएगा। यही तो दुनिया की रीति है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरे जीवन का उद्देश्य था कि बेटे को कामयाब बनाऊं, वह तो तुम्हारी मदद से पूरा कर ही लिया। सुरभि, कभी अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचा करो। तुम मेरे दोस्त हो तो जो हर समय मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। अभी देखो अंश गया, इसलिए मन उदास हो रहा था तो मुझे सहारा देने के लिए आ गए। हाँ, दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभाऊंगा, कहकर वे जोर से हंस पड़े। राजीव की हंसी उन्हें बहुत मोहक लगती थी। वे भी हंस पड़ी थी। फिर पकड़ो मेरा हाथ, कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। सुरभि ने झिझकते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पुरुष के स्पर्श से उनका सर्वांग कपकपा उठा और वे उठ खड़ी हो गई। सुरभि, चलो आज हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अभी 12 बजे हैं, मैं 1:30 बजे तक आऊंगा। अरे बैठो, क्यों जा रहे हो? अरे यार समझा करो, अभी नहाया भी नहीं हूँ। फिर आपके साथ लंच पर जाना है तो जरा ढंग से कपड़े वगैरह पहनकर आऊंगा। अभी तो बस बाइक उठाई और आ गया था। राजीव चले गए थे। गंगा गाने की शौकीन थी। उसके मोबाइल पर गाना बज रहा था, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। इस गीत के शब्दों ने उन्हें उनके अतीत में पहुंचा दिया और उनके अतीत का एक एक पन्ना खुलता चला गया। कितने सुनहरे सपनों को अपने मन में संजोकर वे अपने घर की दहलीज से बाहर निकली थी। 20 वर्ष की सुरभि करोड़पति पिता की लाडली थी। उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया ही था कि पिता आलोक जी ने उनकी शादी तय कर दी। पैसे को मुट्ठी में पकड़ने वाले पिता ने बेटी की खुशियों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था। वे भी राजकुमार से विकास के सपनों में खो गई थी। जब हाथी पर सवार होकर विकास दूल्हे के वेश में आए तो बाकी से सलोने युवक की तिरछी सी मुस्कान पर वे मर मिटी थी। वाह सुरभि, जीजू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो है। जब उनकी सहेलियों ने कहा तो वे शर्मा उठी थी। तभी कमला मौसी आ गई और कहने लगी, कुंवर जी को नजर मत लगा देना छोरियो। जीजा जी ने दामाद तो हीरा जैसा ढूंढा है, राज करेगी मेरी सुरभि। सिर से पैर तक जेवरों से लदी हुई भारी लहंगे में सजी धजी सुरभि ने ससुराल में कदम रखा था तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सास सुरेखा जी और नंदों ने मिलकर उनके सपने साकार कर दिए थे। उन लोगों का लाड़ प्यार पाकर वे अभिभूत हो उठी थी। विकास की बाहों में उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल गई थी। कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम की वादियों में बर्फ के गोलों से खेलती हुई वहां के सौंदर्य में खो गई थी। विकास को घूमने का शौक था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के महाबलेश्वर कितने खुशनुमा दिन और रातें थी। फिर जब उनकी जिंदगी में जुड़वा सोनू मोनू आ गए तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और विकास भी पापा के साथ बिजनेस में बिजी हो गए। सोनू मोनू 3 साल के थे तब एक दिन विकास घबराए हुए आए और बोले, सुरभि अपना बैग पैक कर लेना, सुबह हम लोगों को दिल्ली पहुंचना है। सौम्या दी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत खराब है। विकास प्लीज सुबह चलिएगा, रात में यदि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया। फालतू बात मत करो, रात में 12 बजे निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। रात में रोड खाली मिलता है। वे सहम कर चुप हो गई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बच्चों के और अपने व विकास के रखे और निकल पड़ी थी। विकास की आंखें थकान के मारे नींद से बोझिल हो रही थी। वे बार बार आंखों पर पानी डाल रहे थे। नियति को दोष देकर हम सब अपने को दोष मुक्त कर लेते हैं, परंतु दुर्घटना के लिए दोषी तो हम भी होते ही हैं। जीवन में सुख और दुख उसी तरह से सुनिश्चित और संभाव्य है जैसे दिन और रात। खुशी के झूलों में झूलने वाली सुरभि नहीं जानती थी कि भविष्य उन्हें जीवन के दुखद क्षणों की ओर खींच कर ले जा रहा है। गाड़ी में बैठते ही दोनों बच्चे और वे गहरी नींद में सो गए थे। शायद थके हुए विकास को भी नींद आ गई। कुछ ही देर में जोर का धमाका हुआ और उन्हें लगा कि कोई पिघला शीशा उनके ऊपर डाल रहा है। फिर कुछ पलों में ही वे मूर्छित हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल। रात के गहरे अंधेरे में एक ट्रक ने जोर की टक्कर मार दी थी। सारे सपने तहस नहस हो गए। विकास उन्हें अकेला छोड़ गए। मोनू भी उनके साथ विदा हो गया। सोनू को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन उनका एक हाथ और एक पैर बुरी तरह कुचल गया था, इसलिए वे 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। पापा आया करते और जरूरी कागजों पर साइन करवाते। ना ही वे कहते कि कागज पढ़ लो और ना ही वे कोई रुचि दिखाती। अब तो यही लोग उनके जीवन दाता थे। कभी रीना दी, कभी मम्मी जी सोनू को लेकर आया करती, लेकिन उन्हें बेड पर लेटे देखकर मम्मी जी की गोद में सोनू छिप जाता। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते रहते। उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। सोनू का नाम विकास ने अंश रखा था, इसलिए अब सब लोग उसे अंश ही पुकारा करते थे। उनके मम्मी पापा उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पापा जी का कहना था कि जब तक ऑफिशियल काम ना पूरे हो तब तक यही रहो, बार बार कौन जाएगा साइन करवाने। उनकी अपनी माँ दिन रात उनके साथ बनी रहती और पापा डॉक्टरों से संपर्क में रहते। उनकी कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी होती रही। जब तक ये सब चलता रहा, मम्मी जी खूब प्यार से बोलती और उनका ध्यान रखा करती। 6 महीने के बाद उन्हें पापा अपने साथ दिल्ली लेकर आए।
यहाँ पर सब उनके बुरे दिनों को कोसते। माँ के घर में तो बिल्कुल भी चैन नहीं था। दादी, ताई, चाची, बुआ आदि का जमावड़ा और बस एक ही बात कि हाय हाय 26 साल की छोरी कैसे काटेगी पूरी जिंदगी, और फिर जबरदस्ती रोने का नाटक करते हुए बातों में मशगूल हो जाना। पिछले जन्म के कर्म है, वे तो भुगतने ही पड़ेंगे। ताई बोली, सुरभि तुम एकादशी का व्रत किया करो, मेरे साथ कल से मंदिर दर्शन करने चला करो, वहाँ बाबा जी बहुत बढ़िया सत्संग करवाते हैं। मम्मी पापा को ये विश्वास था कि पूजा पाठ से कष्ट दूर हो जाएंगे। ये क्या, तुमने लाल चूड़ियां पहन ली? बुआ ने घर में हंगामा मचा दिया। मम्मी उनके सामने जबान नहीं हिला सकती थी। सुरभि, अभी तक सो रही हो? उठो, आज अमावस्या है, विकास की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन और हवन है। ताई ने उन्हें जगाते हुए जोर से कहा। वे उठी और भुनभुनाकर बोली, विकास ने तो मुझे जिंदा ही मरण तुल्य कर दिया है, ऐसी जिंदगी से तो उसी दिन मर जाती तो ये सब ना देखना पड़ता। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी बड़बड़ाहट को बुआ ने सुन लिया। वाह रे छोकरी, मरे आदमी को कोस रही है, जाने कौन से पाप किए थे जो भरी जवानी में विधवा हो गई। अब तो सुधर जाओ, कम से कम अगला जन्म तो सुधार लो। वे अपने को अनाथ सा महसूस कर रही थी। तभी पापा आ गए और जोर से बोले, मेरी बेटी को मत परेशान किया करो। और वे पापा से लिपटकर सिसक पड़ी। अगले दिन सुबह मालती नहीं आई थी। अंश भूखा था। वे किचन में बगैर नहाए चली गई। मम्मी आ गई और उन्हें किचन में देखते ही चिल्लाकर बोली, सुरभि तुम्हें जरा सा सब्र नहीं था? मैं नहाकर आ तो रही थी। अंश जोर से रो रहा था। आज पूर्णिमा है और तुमने बगैर नहाए सब छू लिया, अब फिर से किचन धोनी पड़ेगी। उफ माँ, कब तक इन कर्म कांड भरे ढकोसलों में पड़ी रहोगी? आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। वे पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर सिसक पड़ी। यहाँ से अच्छा तो मेरे ससुराल वाले मुझे रखते हैं। दिल्ली रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। सुरेखा मम्मी जी का फोन लगभग रोज आ जाता और वे अंश को याद करती रहती। उन्होंने नाराज होकर आगरा जाने का निश्चय कर लिया था। शायद मम्मी भी उनसे परेशान हो चुकी थी। उन्होंने अंश से फोन पर कहला दिया, दादी मुझे आना है। अगली सुबह मम्मी जी ने गाड़ी भेज दी और वे आगरा पहुंच गई। इस बीच पापा ने रीना दी को अपने घर बुला लिया। वे लोग सब अब यहीं रहने वाले हैं। ये बात तो उन्हें बहुत बाद में पता चली थी। उनका जीवन तो बोझ बन चुका था, क्योंकि मम्मी जी का झुकाव बेटियों की तरफ ज्यादा हो गया था। वे अब एक फालतू चीज बनकर रह गई थी, जिसकी कहीं कोई उपयोगिता नहीं थी। उनके पापा और ससुर जी के बीच जेवर, इंश्योरेंस के पैसे, बैंक लॉकर के जेवर और एफडी आदि के लिए मनमुटाव शुरू हो गया था। पापा का कहना था कि उनकी बेटी के नाम सब होना चाहिए। अक्सर मीटिंग होती, दोनों तरफ के कुछ लोग बैठते, बहस होती, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाता, क्योंकि पापा जी कुछ भी देना ही नहीं चाहते थे। लॉकर के गहने और इंश्योरेंस के रुपए, उनका स्त्री धन और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी उनके नाम करने को तैयार नहीं हो रहे थे। 2 साल तक वे कभी ससुराल तो कभी मायके अपने दिन गुजारती रहीं। सौम्या दी, रीना दी और मम्मी जी का एक ग्रुप बन गया था। वे उन्हें अपनी बातों में कम शामिल करती, खूब शॉपिंग पर जाती, लेकिन अपना सामान बहुत कम ही उन्हें दिखाया करती। वे अपने कमरे में टीवी और मोबाइल में सिर फोड़ती रहती। रीना दी की बेटी रिया और अंश में दिन भर लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात थी। रिया बड़ी थी और चुपचाप उसकी छुट्टी काट लिया करती। कभी अंश रोते हुए उनके पास आता कि रिया ने मेरा खिलौना छीन लिया। दिन भर यही सब चलता रहता। वे रिया को कुछ नहीं कह सकती थी। अंश दिन भर डांट खाता। कभी वे नन्हे से अंश को थप्पड़ लगाकर रो पड़ती थी। मम्मी जी उसको अपनी गोद में बिठाकर प्यार तो करती, लेकिन रिया को कुछ ना कहती। एक दिन दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो अंश ने रिया को धक्का दे दिया। वह गिर गई और होठ में दांत चुभ गया। दी ने आव देखा न ताव, अंश के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया और जोर जोर चीखने लगी तो वे सह नहीं सकी। गुस्से में बोली, दी आपने नन्हे से अंश को इतनी जोर से मारा कि देखिए उसके गाल पर आपकी सारी उंगलियां छप गई है। ये नहीं दिखता कि अंश ने रिया को कितनी जोर से धक्का दिया है? कभी अपने बेटे को भी समझाया करो। अब तुम बहुत बोलने लगी हो, भैया तो है नहीं जो तुम्हें कंट्रोल करे। अब तो बिना लगाम की घोड़ी बन गई हो। वे बहुत देर तक बकबक करती रही थी। मम्मी जी मूक दर्शक बनी सब सुनती रही थी। वे घंटों तक अपने कमरे में सिसकती रही थी। मासूम अंश उनके आंसू पोंछता रहा। सौम्या दी भी आती रहती, रीना दी तो रहती ही थी। घर कभी खाली न रहता। वे बहू का फर्ज निभाते निभाते दुखी हो जाती थी। इसके बावजूद रोज की चिक चिक, खाना कैसा बना है, सलाद नहीं कटा, सब्जी बेकार है, दाल पतली है। सुरभि तुम क्या करती रहती हो? रसोइये से ढंग से खाना भी नहीं बनवा सकती। जब खाने बैठो तो इतना बेकार खाना, कहते हुए पापा जी डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। फिर तो हंगामा होना स्वाभाविक ही था। रीना दी के पति अजय उनके कमरे में आकर उन्हें ज्ञान देने लगे। भाभी आप अकेली हो, भैया तो है नहीं, छोटा सा बच्चा भी साथ में है, इसलिए आप चुप रहा करिए और घर के कामों पर अपना ध्यान दिया करिए। अब तो जब तक जीजू मौका देकर उनसे बात करते उनके करीब भी आने की कोशिश करने लगे थे। अब वे उनके सामने जाने से कतराया करती थी। वे उनकी ललचाई निगाहों से झुलस कर रह जाया करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई, जब अकेला पाते ही उन्होंने उन्हें अपने आगोश में जकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आव देखा न ताव, एक थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। वे उल्टे चीख चीख कर कहने लगी कि ये तो उन्हें कब से परेशान कर रही थी। आज मौका लगते ही गले में ही पड़ गई। मैं इसे धक्का ना देता तो ये न जाने क्या करती। सब लोग सब कुछ जान समझ रहे थे, लेकिन वहां पर उनकी तरफ से बोलने वाला तो कोई नहीं था, क्योंकि उनका पति तो उन्हें मझधार में छोड़कर जा चुका था। उनका जीवन तो बिना नाविक की नाव की तरह हो गया था, जो भंवर में डूब उतरा रही थी। काश पापा ने उन्हें पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो वे इस तरह से मायके और ससुराल की ठोकरें न खाती। अपनी बेबसी पर वे रो पड़ी थी। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगी। उन्होंने पापा को फोन कर दिया था। वे सुबह आ गए। फिर तो जोर का झगड़ा शुरू हो गया। अंश के लिए खींचतानी अंश विकास की निशानी है, इसलिए वह यहाँ पर उन लोगों के साथ ही रहेगा। 5 साल का अबोध अंश भला क्या फैसला लेता। पापा 8-10 लोगों को लेकर आए। लंबी बैठक होती रही। जिनके भविष्य का फैसला होना था, उनकी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई मतलब नहीं था। वे सब आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। जोर जोर से कहासुनी हो रही थी। पापा का कहना था कि उन्होंने सुरभि को 2 किलोग्राम सोने के जेवर दिए थे। वह उसका स्त्री धन है, आपको देना पड़ेगा। शादी में 3 करोड़ खर्च हुए थे, उसकी भरपाई कैसे होगी? ससुर जी कह रहे थे यहाँ पर हम लोग उसे बेटी की तरह रख रहे हैं और इसे कोई बिजनेस करवा देंगे। आखिर में वह मेरे वारिस की माँ है,
इसीलिए इन लोगों को यही रहना होगा। जैसे पहले रहती थी वैसे रहे। जैसे मेरी रीना, वैसे ये मेरी तीसरी बेटी है। नौबत यहाँ तक आ गई कि गाली गलौज और हाथापाई की स्थिति बन गई थी। और मेरे पापा घमंड में बोले, आखिर कमीने, तेरा ताला मेरे जैसे रईस से पड़ा है, तेरे मुंह पर मैं मारता हूँ सारा पैसा। सोना, तू पहले भी भीख मंगा था, शादी के नाम पर कहता रहा मुझे गाड़ी दो, सोना दो, कैश दो, नीच कहीं का। पापा को अपने पैसे का गुरूर था और उनका अपना बचपना। अंश को पापा ने अपनी गोद में उठाया और उनकी उंगली पकड़कर मैं बाहर गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गई। दिल्ली रहते भी 2 साल बीत गए थे। पापा ने एक साधारण परिवार के लड़के को पैसे का लालच देकर उनके साथ शादी करने को राजी कर लिया। उसका नाम सुमित था। वह गुड़गांव में रहता था और वह इंश्योरेंस का काम करता था। इसी सिलसिले में पापा के पास आया करता था और अपने को बैंक में कैशियर हूँ बताया करता। अंश के लिए कभी चॉकलेट तो कभी गेम वगैरह देकर जाता। फिर धीरे धीरे उनके साथ भी मिलना जुलना होने लगा। वह उन्हें भी लंच पर ले जाता, भविष्य को लेकर बातें करता। प्यार भरी बातें फोन पर भी होती। उसकी आकर्षक पर्सनैलिटी की वे दीवानी होती जा रही थी। उसके प्यार में वे अंधी हो रही थी। सुमित ने कहा कि उनकी माँ बेड पर है, इसलिए वे चाहती हैं कि जल्दी से शादी कर ले तो वे बहू को देख ले, और उन्हें तो साथ में पोता भी मिल रहा था। सुमित और अंश के बीच जो ट्यूनिंग थी उससे वे आश्वस्त हो गई थी कि अंश को पापा मिल जाएगा और उनके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक दे देगी। उनके जीवन का अधूरापन भी समाप्त हो जाएगा। वे सादे ढंग से मंदिर में शादी करना चाहती थी, परंतु सुमित की मां अपने बेटे को दूल्हे के वेश में देखने का सपना पूरा करना चाहती थी। फिर से वही धूमधाम हुई और वे सुमित की दुल्हनिया बनकर उसके घर पहुंच गई। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वे समझ गई थी कि वह ठगी जा चुकी है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि पापा ने 30 लाख का लालच दिया था, इसलिए उसने शादी की थी। कुछ दिनों के बाद ही सुमित दारू के नशे में रात में देर से आने लगा। नशे में बोलता कि तू तो जूठन है, तुझे छूने में घिन आती है। रोज रात को गाली गलौज करता। सुबह उठकर झाड़ू बर्तन नाश्ता खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ करने के बाद भी सुमित की माँ चिल्लाती, अब शकुनी एक तो खा गई, अब क्या मेरे लाल को भी खाएगी क्या। सुमित अपने साथ उन्हें माँ के घर लेकर जाता और थोड़ी देर में लौटा लाता। पापा से कहकर उन्होंने एक नौकरानी बुलवाई तो सुमित के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। सुमित ने झूठ बोला था, वह बैंक में नौकरी नहीं करता था। उसने पापा से दौलत ऐंठने के लिए शादी का ड्रामा रचा था। नन्हा अंश सुमित को देखते ही सहम जाता था। एक दिन वे अंश को पढ़ा रही थी कि नशे में झूमता हुआ वह आ गया और अंश को गाली देकर उसकी किताब उठाकर हवा में उछाल दी। फिर उसे जोर से धक्का देते हुए गालों की बौछार कर दी। वे तेजी से उठी और सुमित के सामने खड़ी होकर बोली, खबरदार, यदि मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह ना जाने किस नशे में डूबा हुआ था, सो उसने उन्हें भी जोर का धक्का दे दिया। मुझसे मुंह जरी करेगी, तेरी ऐसी दशा करूंगा कि सारा घमंड चूर हो जाएगा। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर अपने को गिरने से बचा लिया, परंतु उस दिन सुमित की बदतमीजी और गालियां उनके लिए सहना मुश्किल हो गया। अंश उनकी बाहों के घेरे में देर घंटों तक सिसकता रहा। वे भी कमरा बंद करके आंसू बहाती रही। सुबह हमेशा की तरह सुमित उनके पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया था इस नरक भरी जिंदगी से मुक्त होने का। अगले दिन मुंह अंधेरे अंश का सामान एक बैग में रखकर वे गुड़गांव से दिल्ली आने वाली बस में बैठ गई। उस दिन एक नई सुरभि ने जन्म लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे अपने जीवन के फैसले स्वयं किया करेंगे। वे क्रोध में धड़कती हुई अपने घर पहुंची और अपने पापा पर बरस पड़ी। पापा, आपने अपने पैसे के घमंड में मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। एक लालची को आपने 30 लाख देकर मेरे जीवन का सौदा कर दिया। अब किसी दूसरे ने आपसे ज्यादा मोटी नोटों की गड्डी उसके मुंह पर मार दी और बस वो उनके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा है। पापा, आपने न ही सुमित के बारे में कुछ ठीक से पता लगाया और न ही ढंग से उसका घर देखा। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस गए। उसने दूसरे के घर को अपना घर बताया। बस आपने झटपट अपनी बेटी उसे सौंप दी। आपने अपने पैसे के बलबूते बेटी को उसके हवाले करके उसकी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया। बस बहुत हुआ, अब आगे कोई तमाशा नहीं होगा। मैं सुमित के बच्चे को जेल की हवा खिलाऊंगा, देखती जाओ कमीना कहीं का। पापा, भैया की शादी होने वाली है, इसलिए मैं नेहरू नगर वाले फ्लैट में अकेली रहा करूंगी। उनकी बात सुनकर मम्मी पापा कसमसाए थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोले। उनकी हेल्प के लिए सेविका गंगा भी आ गई थी। अंश 5वीं कक्षा में आ गया था। उसे पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, परंतु अभी तो नियति को उनके हिस्से के बहुत सारे पन्ने लिखने बाकी थे। उन्होंने एक बुटीक खोल लिया और उसमें मन लगाने लगी। बुटीक चल नहीं पा रहा था, अतः उनका बुटीक से भी मन उचटता जा रहा था। विकास जी की मम्मी जी का मायका दिल्ली में ही था। वे अक्सर अपनी माँ से मिलने आती रहती थी और उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की जानकारी रखती थी, क्योंकि वे अपने मायके में पहले भी महीनों रहा करती थी। वे पहले कई बार उन्हें फोन किया करती, लेकिन वे ना कभी फोन उठाया करती और ना ही कभी मिलने गई, जबकि वे बार बार उनसे मिलने के लिए आग्रह करती रहती थी। एक दिन वे अंश के लिए ढेरों सामान लेकर उनके घर आ गई। अंश उनसे चिपट गया और दादी, मैं आपके साथ चलूं, कहने लगा। दादी पोते का मिलन देख उनकी आंखें भी भर आई। वे महसूस कर रही थी कि उनकी वजह से बच्चे का मासूम बचपन छिन गया है। उसके मन में अपनी दादी दादा और बुआ लोगों के प्रति प्यार था। कहीं कोने में एक सॉफ्ट सा कॉर्नर था। जितनी देर दादी रहती अंश बहुत खुश रहता। वे अपने साथ उसे ले जाती, कभी आइसक्रीम पार्लर तो कभी डिनर या लंच पर। धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ भी नजदीकियां बढ़ा ली। वे बोली कि यहाँ अकेले रहती हो, वहाँ इसके दादा तो तुम लोगों को देखने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ अपना बुटीक चला ही रहा है, उसी में काम बढ़ा लेना। अनिश्चित सी धारा में जीवन बह जा रहा था। अंश भी बड़ा हो रहा था। वह उद्दंड और जिद्दी होता जा रहा था। उनके लिए उसे अकेले संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वह उन्हें ही दोषी मानता था कि दादी का घर आपने क्यों छोड़ा। वो कहता कि किसी दिन दादाजी के पास अकेले ही चला जाएगा। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, ट्यूशन पढ़ना नहीं चाहता, बस मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलने में मशगूल रहता। वे तरह तरह से समझाया करती। मम्मी कभी किसी बाबा से ताबीज लाकर पहनाती, तो कभी उनकी भभूत या जल। उद्दंड अंश उन्हीं के सामने उठाकर फेंक देता। उन्हें भी इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं था।
पापा का पैसे का दिखावा बंद ही नहीं होता था। आज ये बाबा जी आ रहे हैं तो कल अखंड पूजा हो रही है। बेटी तुम इस मंत्र का जाप करते हुए 11 माला किया करो। बिटिया तुम्हारा मंगल भारी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में संकट आ जाता है। मंगल का व्रत किया करो। बाबूजी मैं ऐसी पूजा करूंगा कि बिटिया के जीवन में खुशियां लौट आएगी। वे क्रोध में धधक पड़ी थी। पापा आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दे। यदि ये गुरुजी मेरे जीवन में खुशियों की गारंटी लेते हैं तो ये अपना जीवन क्यों नहीं सुधार लेते। पाखंडी ठग कहेंगे, बस लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठना ही इनका धंधा है। पापा भी उस दिन उनसे नाराज हो गए कि ये जन्म तो बिगड़ ही रहा है, अगला भी बिगाड़ रखी है, जो मन आए वह करो कहकर चले गए। माँ पापा से तो उन्हें चिढ़ हो गई थी। पापा की जल्दबाजी में ही उनका जीवन बर्बाद हुआ था। यदि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती तो भला उनके साथ ये सब होता। विकास को दुनिया से विदा हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। पापा जी ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया था जिसका उद्घाटन वे अंश और उनके हाथों से करवाना चाहते थे। इसलिए पापा जी खुद उन्हें बुलाने के लिए आए थे। अंश तो उनको देखते ही उनसे लिपट गया और उनके साथ ही आगरा जाने के लिए मचल उठा। वहां चलने की जिद करता हुआ खाना पीना छोड़कर बैठ गया। वे अंश की बढ़ती उद्दंडता, उसका मोटापा, उसकी बदतमीजी के कारण परेशान हो चुकी थी। मम्मी पापा उनको आगरा भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। परंतु जब सौम्या दी गाड़ी लेकर खुद आई तो वे उनको देखकर भावुक हो गई और उनके साथ आगरा पहुंच गई थी। वहां सबका लाड प्यार पाकर उन्हें खुशी महसूस हुई थी। एक बार उन्होंने स्त्री धन और अंश की परवरिश व खर्च की बात उठाई तो पापा जी ने उनके सामने सारे कागजात, चाहे एक्सीडेंट का क्लेम, एफडी, प्रॉपर्टी, लॉकर से उनके गहने लाकर रख दिए। जब उन्होंने महीने के खर्चे की बात करी तो फिर से माहौल गर्म हो गया। लेकिन इस बार मम्मी जी ने बीच बचाव करके ये कह दिया कि यदि यहाँ नहीं रहना चाहती तो गोमती नगर वाले फ्लैट में रह सकती हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरी आंखों के सामने रहोगी और अंश भी यहाँ रहेगा तो हम लोगों को खुशी होगी। पापा जी भावुक होकर बोले, विकास तो हम लोगों को छोड़ गया, अब उसकी निशानी हम लोगों से मत दूर करो। जितना कुछ है सब अंश के बालिग होने पर उसे मिलने वाला है। तब तक वे अंश की कस्टोडियन बनी रहेंगी। मम्मी जी का बुटीक था, वे उसे उन्हें सौंपने को तैयार थी। एक तरह से सब उसके मन माफिक हो रहा था। सबसे खास बात तो ये थी कि अंश उन लोगों के बीच बहुत खुश था और वहीं रहने की जिद कर रहा था। उन्होंने अपने आप फैसला किया कि अंश की खुशी के लिए वे यहाँ रुकने को तैयार हैं। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। अंश दादी दादा के पास आकर बहुत ही खुश था। अंश का एडमिशन एनएचपी स्कूल में पापा ने करवा दिया। घर के कामों के लिए मम्मी जी ने एक लड़की को भेज दिया। सब कुछ उनके अनुकूल ही हो रहा था। अंश की ट्यूशन के लिए पापा जी ने राजीव को भेज दिया। लगभग 35-40 वर्ष का राजीव गेहूं रंग का सुदर्शन सा युवक था। वह सहमा सहमा सा रहता, लेकिन पहली नजर में ही उन्हें वह अपना अपना सा लगा। वह अंश को पढ़ाने के साथ साथ इतना लाड दुलार करता कि वह उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और उनका कहना मानता। उसके स्वभाव में जल्दी ही परिवर्तन दिखने लगा। वो अपने सर का इंतजार करता और उनका दिया होमवर्क पूरा करके रखता। धीरे धीरे राजीव उनसे भी खुलने लगे थे। उनकी पत्नी भी अपने बेटे को लेकर उन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी, इसलिए अंश में उन्हें अपना बेटा सा नजर आता। वे स्वयं भी अपनी परित्यक्ता माँ के इकलौते चिराग थे। अपनी माँ के संघर्षों को, उनके अकेलेपन को, उनकी मुसीबतों को बहुत नजदीक से देखा और महसूस किया था। और अब किस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट होकर एक कॉलेज में लेक्चरर बन गए थे, जहाँ 30,000 देकर 40,000 पर साइन करवाते थे। उसके ससुर उनके पापा के पुराने दोस्त थे और उन पर उनके बहुत एहसान भी थे। उन्हें पैसे की जरूरत भी थी, बस वे इस ट्यूशन के लिए तैयार हो गए थे। अंश को देख उन्हें अपने बचपन की यादें और अकेलापन याद आने लगता था, इसलिए उन्हें अपना खाली समय उसके साथ बिताना अच्छा लगता था। वे छुट्टी वाले दिन अंश को लेकर कभी पार्क, कभी जू तो कभी सर्कस लेकर जाते और दोनों साथ में मस्ती करके खुश होते। शायद अंश को राजीव के अंदर अपने पापा की प्रतिमूर्ति दिखने लगी थी। अंश के सुधरने की वजह से वे उनकी बहुत ही एहसानमंद थी। कभी राजीव अपनी दुख की कहानी सुनाते तो कभी वे अपने जीवन की व्यथा सुनाती। बस दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता। वे मन ही मन उन्हें प्यार करने लगी थी। राजीव के लिए नाश्ता बनाती, उनके आने से पहले तैयार हो जाती और उनका इंतजार करती। जब राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब वह उनकी बनाई चाय या खाने की तारीफ करते तो वे खुश हो जाती, चाहे उनकी इच्छा हो या ना। अंश को पढ़ाने के लिए वे हर समय तैयार रहते। उनका बुटीक भी अच्छा चल रहा था। अंश को हाई स्कूल में 98% मार्क्स मिले तो उनके पैरों से जमी ही नहीं पड़ रही थी। मम्मी जी, पापा जी उनकी और राजीव की नजदीकियों से नाराज हो गए थे, लेकिन अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। अंश अपने दोस्तों और कोचिंग में बिजी हो गया था, परंतु राजीव के साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करता। राजीव के बिना अब वह उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। अंश बड़ा हो चुका था, वही आगरा से ही इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और न ही अब कोई परवाह थी कि कौन क्या कह रहा है। जिसे मन हो रिश्ता जोड़े, ना मन हो तो ना तोड़े। वे अपनी दुनिया में खुश थी। राजीव को पहली नजर में देखते ही उन्हें एहसास हुआ था कि हाँ, यही प्यार है। प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस बिना किसी चाहत के किसी को दिलो जान से चाहो। शायद इसे ही प्यार में डूब जाना कहते हैं। राजीव ने हर कदम पर उनका साथ दिया था। यद्यपि दोनों ने ही इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन इस अनाम रिश्ते ने उनके जीवन में पूर्णता ला दी थी। घंटी की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। राजीव तैयार होकर आए तो वे अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकी और बच्चे की तरह उनकी बाहों में झूल गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें।